2010 में डीप वाटर हॉराइजन ऑयल प्लेटफॉर्म पर एक हादसा हुआ जिसमें 11 श्रमिकों की मौत हो गई और 4.9 मिलियन बैरल तेल और 2,75,000 टन प्राकृतिक गैस खाड़ी में फैल गई। इस तेल रिसाव ने 86 दिनों तक मेक्सिको की खाड़ी के खुले समुद्र, गहरे पानी और 1200 मील से अधिक तटरेखा को प्रदूषित कर दिया। इसे अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी पर्यावरणीय आपदा माना जाता है। जब उन्होंने प्लेटफॉर्म की आग को बुझाया तो लोगों ने हादसे के परिणामों से निपटना शुरू किया। इस हादसे के बाद लगभग आधे तेल को सामान्य शारीरिक और रासायनिक तरीकों से हटा दिया गया, लेकिन कुछ तेल बस गायब हो गया। यह अजीब है, सच में अजीब। खैर, एक कप कॉफी लें और चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। बस एक याद दिलाने के लिए, अगर आप अक्सर ऐसा करते हैं तो लाइक बटन दबाना न भूलें। हाल ही में 2021 में वैज्ञानिकों ने पश्चिमी ओंटारियो के झीलों के प्रयोगात्मक क्षेत्र में कुछ बहुत ही रोचक शोध किए। शोधकर्ताओं ने झील के किनारे पर अवरोध लगाए और कच्चा तेल पानी में डालकर रिसाव का अनुकरण किया। 72 घंटे बाद वैज्ञानिकों ने उस क्षेत्र को जितना हो सकता था साफ किया और फिर ये देखने लगे कि बाकी बचे तेल का क्या होगा। ये लंबे समय तक चलने वाले अवलोकन थे जो पूरे गर्मी और सर्दी में जारी रहे, लेकिन यह इसके लायक था। टीम ने पाया कि तेल रिसाव के बाद मिट्टी और पानी में बैक्टीरिया की संरचना में काफी बदलाव आया। दुर्लभ प्रकार के बैक्टीरिया, जो पहले शायद ही कभी देखे जाते थे, अचानक सबसे आम हो गए और उनमें से अधिकांश तेल को खाद्य स्रोत के रूप में उपयोग करने में सक्षम थे। यह ऐसा था जैसे प्रकृति ने खुद प्रदूषण की स्थिति के अनुकूल होने की कोशिश की और इसे ठीक करने की कोशिश की। हम थोड़ा आगे बढ़ें तो ये पता चलता है कि हमें इन क्षेत्रों में इन्हें उसी तेल से खिलाना होगा, वरना क्या मतलब। हालांकि इन्हें कहीं और पाला जा सकता है और फिर आपदा के दौरान जल्दी लाया जा सकता है। वैसे मैं थोड़ा आगे बढ़ गया हूँ। क्या ये केवल एक छोटी सी झील में नहीं, बल्कि एक विशाल खाड़ी में हो सकता है? हाँ, ये माइक्रोब्स वहाँ भी मौजूद हैं। इसके अलावा ये माना जाता है कि मेक्सिको की खाड़ी की पारिस्थितिकी तंत्र बड़े पैमाने पर रिसाव के लिए पहले से तैयार हो सकती थी, क्योंकि तेल वहाँ छोटे छोटे रिसाव के माध्यम से रिस रहा था, न कि इतने बड़े पैमाने पर। लेकिन ये सांप के जहर से प्रतिरक्षा के समान है। वैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि मेक्सिको की खाड़ी में एक देशी माइक्रोब्स की आबादी है जो तेल के अनुकूल हो गई है, जो कि उच्च मात्रा में शिपिंग और दैनिक रिसाव के कारण है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कई लोग मानते हैं कि मेक्सिको की खाड़ी में माइक्रोबियल समुदाय हजारों प्राकृतिक तेल रिसाव के साथ विशेष रूप से तेल से निपटने के लिए अनुकूल है। वास्तव में ऐसे विशेषज्ञ भी हैं जो इस दावे का खंडन करते हैं। उनके अनुसार तेल रिसाव को साफ करने की क्षमता पूरे ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद है। प्रकृति तैयार है तेल रिसाव से निपटने के लिए, और यह अभी भी कर रही है। हर साल 1.3 मिलियन टन तेल वातावरण में पहुंचता है, ज्यादातर प्राकृतिक रिसाव के माध्यम से। और केवल इसलिए हमारे समुद्र तट पूरे साल तारबोल से ढके नहीं हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भारी संख्या है जो छोड़े गए तेल को तोड़ सकते हैं। ये हर समुद्र में होते हैं, अंटार्कटिका से लेकर आर्कटिक तक। यह अजीब लग सकता है, लेकिन दुनिया भर में इतने सारे प्राकृतिक तेल रिसाव हैं कि हम सचमुच इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए आभारी हैं कि हमारे पास सामान्य स्थिति में महासागर हैं। इन बैक्टीरिया की संख्या अधिक नहीं होती है और वे बस रहते हैं अपनी शांति में। लेकिन जैसे ही कच्चा तेल पानी में आता है, उनकी संख्या बढ़ जाती है और फिर बैक्टीरिया की संख्या बढ़ने लगती है। और चूंकि हमने समझ लिया है कि ये बैक्टीरिया कैसे काम करते हैं, तो क्या हम उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि जैसे जैसे मानव जनित तेल रिसाव होते हैं, जैसे मेक्सिको की खाड़ी में हुई स्थिति, तेल की मात्रा बहुत अधिक हो सकती है। ये प्राकृतिक माइक्रोबियल फैलाव को भारी कर सकता है, तट पर पहुंच सकता है, और फिर हम हर तरह की पारिस्थितिक समस्याओं का सामना कर सकते हैं। और अगर प्रभावित क्षेत्र बड़ा है, तो प्रकृति इसे अकेले प्रबंधित नहीं कर सकती है, लेकिन आप मदद कर सकते हैं। और इसके लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका, जिसे सीडिंग कहा जाता है, वह है संक्रमित क्षेत्र में आवश्यक बैक्टीरिया को कृत्रिम रूप से पेश करना। प्रयोगशाला स्थितियों में ये तरीका काफी सफल रहा, लेकिन जब इसे वास्तविक क्षेत्र में लागू किया गया तो परिणाम अनिश्चित रहे। कुछ मामलों में कोई विशेष लाभ नहीं देखा गया। साथ ही, जैसा कि मैंने पहले कहा, तेल रिसाव के दौरान बैक्टीरिया की आबादी स्वतः ही बढ़ जाती है, इसलिए पानी में और अधिक बैक्टीरिया डालने से शायद ज्यादा मदद न हो।
लेकिन एक दूसरा तरीका भी है जिसे फर्टिलाइजिंग कहा जाता है, यानी प्राकृतिक वनस्पति को नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ उर्वरित करना। वैज्ञानिकों ने पाया कि इस प्रक्रिया से बैक्टीरिया के विकास को उत्तेजित किया जा सकता है और तेल को हटाने की गति को बढ़ाया जा सकता है। यह एक अधिक सफल समाधान साबित हुआ, हालांकि तेल को हटाने में अभी भी कई दिन, सप्ताह और यहाँ तक कि महीने लग जाते हैं। बैक्टीरिया आमतौर पर तेजी से काम नहीं करते और ऐसा लगता है कि उन्हें जल्दी काम करने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता है, या वैज्ञानिकों ने अभी तक इसका कोई तरीका नहीं खोजा है। वास्तव में बैक्टीरिया द्वारा तेल को जल्दी से नहीं तोड़ना इतना बुरा नहीं है। अगर ऐसे सूक्ष्मजीव होते जो तेल को दिनों या घंटों में नष्ट कर सकते, तो दुनिया में सड़कों का कोई अस्तित्व नहीं होता। ये सूक्ष्मजीव बस डामर और राल को खा जाते। और ध्यान रखें कि तेल में कई घटक होते हैं और कोई एकल सूक्ष्मजीव नहीं है जो उन सभी को तोड़ सके। इसका मतलब है कि तेल को तोड़ने के लिए एक पूरी बैक्टीरिया समुदाय का सहयोग आवश्यक है और केवल मिलकर ही वे प्रदूषण से निपट सकते हैं। यह एक कार्टून से किसी नैतिक पाठ जैसा लगता है, जैसे हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और साथ मिलकर हम तेल रिसाव को संभाल सकते हैं। वैसे यही मेक्सिको की खाड़ी में हुआ। एक समय पर यह निर्णय लिया गया कि डीप वाटर होराइजन से जारी तेल रिसाव के खिलाफ अंतिम और एकमात्र रक्षा छोटे माइक्रोब्स होंगे जो हाइड्रोकार्बन पर भोजन करेंगे। चूंकि आप उन्हें तेजी से काम करने के लिए राजी नहीं कर सकते, इसलिए लोगों ने एक और विकल्प खोजा। 800,000 गैलन से अधिक रासायनिक डिस्पर्सेंट्स का उपयोग तेल रिसाव पर किया गया ताकि तेल को छोटे बूंदों में तोड़ा जा सके जिन्हें बैक्टीरिया आसानी से खा सकें। यह एक तरह से आपकी बिल्ली के लिए भोजन के टुकड़े काटने जैसा है ताकि वो उन्हें खा सके। लेकिन माइक्रोब्स बिल्लियां नहीं हैं, मेरा मतलब है कि वे सचमुच तेल नहीं खा सकते। मैंने कई वैज्ञानिक लेख पढ़े और वे बहुत गंभीर थे। इसे आसान शब्दों में समझाते हैं। पहले तो हाइड्रोकार्बन कच्चे तेल के प्राकृतिक और प्राथमिक अणु होते हैं, यानी कच्चे तेल में अधिकतर हाइड्रोकार्बन होते हैं। दूसरा, माइक्रोब्स हाइड्रोकार्बन को तोड़ते हैं और उन्हें बढ़ने और जीवित रहने के लिए चयापचय करते हैं। ये प्रक्रिया जटिल है, थोड़ी अजीब है और इसमें कई होशियार रासायनिक युक्तियां हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित किया है। लेकिन तथ्य यह है कि माइक्रोब्स तेल को लेते हैं और जीवित रहने के लिए उसका उपयोग करते हैं। और यदि आप माइक्रोब्स एंजाइम को तेल से दूषित मिट्टी में जोड़ते हैं, तो वे उस पर भोजन करना शुरू कर देते हैं और केवल गैर विषैले कार्बन डाइऑक्साइड और पानी छोड़ते हैं। ये कितना अच्छा है ना? लेकिन इंसानों के रूप में हम तेल रिसाव से कैसे निपट सकते हैं? अब तक केवल 15% से 25% तेल को यांत्रिक साधनों से प्रभावी ढंग से हटाया जा सकता है। ये बड़े तेल आपदाओं के लिए भी सही था, जैसे कि प्रिंस विलियम साउंड, अलास्का में एक्सॉन वाल्डेस स्पिल और मैक्सिको की खाड़ी में डीप वाटर होराइजन। पिछले हादसे के दौरान तेल को पानी की सतह से इकट्ठा किया गया, उसे जलाया गया और रासायनिक डिस्पर्सेंट्स का भी उपयोग किया गया ताकि उसे छोटे बूंदों में तोड़ा जा सके। मैंने पहले ही इनका उल्लेख किया है। समस्या यह है कि इन रसायनों को तेल रिसाव के बाद सफाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, फिर छोटी बूंदें बड़ी मात्रा में पानी के साथ मिल जाती हैं। लेकिन समस्या यह है कि ये रसायन समुद्री जीवन के लिए अत्यधिक विषाक्त हो सकते हैं, जिनमें वही माइक्रोब्स भी शामिल हैं जो तेल को तोड़ सकते हैं। इसलिए अभी वैज्ञानिक ऐसे रसायनों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो माइक्रोब्स को नुकसान न पहुंचाए, बल्कि उनकी मदद करें। लेकिन यह एक पूरी अलग और जटिल शोध का क्षेत्र है। बैरियर्स भी उपयोग करते हैं। इन बैरियर्स का उद्देश्य तेल के फैलाव को शारीरिक रूप से रोकना होता है या कम से कम इसे सीमित करना होता है। लेकिन यदि आप तेल रिसाव से निपटने के तरीकों को गहराई से समझते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि बैक्टीरिया वास्तव में सबसे अच्छे विकल्प हैं, जो किसी भी मौजूदा विधियों से ज्यादा प्रभावी और बेहतरीन हैं। ये देखिए, औद्योगिक स्थलों, फटे पाइपलाइनों और पुराने तेल टैंकों से तेल को साफ करना बेहद जटिल हो सकता है। यदि तेल जमीन में रिस जाता है, तो आप उसे हटा सकते हैं, लेकिन इससे समस्या सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाती है।
दूषित मिट्टी खुद से वाष्पित नहीं होगी। जहाँ तक रासायनिक विधियों का सवाल है, वे भी दूसरे विषैले अवशेष छोड़ सकते हैं जो तेल से भी अधिक हानिकारक हो सकते हैं, खासकर जब तेल के टूटे हुए अवशेषों के साथ मिल जाएं। इस तरह का कॉकटेल मूंगे कोरल्स के लिए अत्यधिक घातक हो सकता है। जहां तक अवरोधकों का सवाल है, तेज समुद्री धाराएं और हवाएं इन अवरोधकों को तोड़ सकती हैं और इसके साथ ही तेल को नियंत्रित करने के सभी प्रयास भी विफल हो जाते हैं। कुल मिलाकर नदियों और झीलों में तेल रिसाव की सफाई के लिए वर्तमान में उपयोग की जा रही विधियां विशेष रूप से प्रभावी नहीं हैं। वे केवल एक निश्चित मात्रा में तेल इकट्ठा कर सकते हैं और बाकी सब कुछ पानी में रह जाता है, जिससे पानी दूषित हो जाता है। दूसरी ओर बैक्टीरिया की कहानी अलग है, लेकिन यहाँ भी बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि लोग प्राकृतिक प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करके अक्सर सब कुछ बिगाड़ देते हैं। कल्पना कीजिए, वैज्ञानिक एक तरीका ढूंढ लेते हैं जिससे वे बैक्टीरिया को बढ़ा सकें। इसलिए चलिए उसमें नहीं जाते, क्योंकि रसायन विज्ञान के अलावा वे अवरोधक। ये रिश्ता हाल ही में विकसित नहीं हुआ है या प्रदूषण के जवाब में अचानक से नहीं बना। वास्तव में इन जीवों के भीतर रहने वाले माइक्रोब्स बाहर रहने वाले माइक्रोब्स से आनुवंशिक रूप से भी अलग हैं। आप कह सकते हैं कि यह सब प्रकृति द्वारा योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। वैज्ञानिक समुदाय में इसे बायोरिमेडिएशन कहा जाता है, यानी पर्यावरण में प्रदूषकों को तोड़ने के लिए जीवित जीवों का उपयोग करना। और केवल बैक्टीरिया ही नहीं है जो तेल खाते हैं, वास्तव में ऐसे कई जीव हैं जिन्हें इस काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन चलिए मैं आपको दो के बारे में बताता हूँ। उदाहरण के लिए, अगर आप एस्परगिलस प्रजाति के विशेष फंगस को मोटर ऑयल से भरे एक फ्लास्क में डालते हैं, तो वे तेल को सफलतापूर्वक तोड़कर भोजन में बदल देंगे। ये फंगस, जिनमें सैकड़ों प्रजातियां शामिल हैं और जो विभिन्न जलवायु में दुनिया भर में पाई जाती हैं, तेल रिसाव को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसके अलावा प्लास्टिक खाने वाले कीड़े भी हैं। हाँ, सही सुना आपने। हालांकि ये वास्तव में कीड़ों के बारे में नहीं है, बल्कि उनके अंदर रहने वाले बैक्टीरिया के बारे में है। 2016 में जापानी वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक के कचरे के डंप पर एक बैक्टीरिया की खोज की जो पॉलीएथिलीन टेरेफ्थैलेट पेट को तोड़ सकता है, जो प्लास्टिक का सबसे आम प्रकार है। उदाहरण के लिए, इसका उपयोग बोतलें बनाने के लिए किया जाता है। इस बैक्टीरिया आइडियोनेला साकिनेसिस को एक प्लास्टिक की बोतल को खाने में 24 घंटे से भी कम समय लगता है। तुलना करें कि इस प्रकार के प्लास्टिक को प्राकृतिक रूप से विघटित होने में आमतौर पर 450 साल से अधिक का समय लगता है। दुर्भाग्य से आप बस बैक्टीरिया को समुद्र में नहीं डाल सकते ताकि वे तैरते हुए प्लास्टिक के कचरे से निपट सकें, लेकिन आप इन्हें अध्ययन कर सकते हैं ताकि कचरा निपटान प्रक्रिया को स्वस्थ बनाया जा सके। सामान्यतः बायोरिमेडिएशन विधियां औद्योगिक प्रौद्योगिकियों की तुलना में अधिक इको फ्रेंडली पर्यावरण अनुकूल होती हैं। इसका कारण है कि यह पूरी प्रक्रिया स्वाभाविक है। प्रकृति ने ये सब कुछ खुद ही सोच लिया है। इंसानों को सिर्फ इन फंगस और माइक्रोब्स को उपयोगी बनाने के लिए थोड़ा संशोधित करना है। कृत्रिम माइक्रोब्स दशकों से वैज्ञानिकों ने आनुवंशिक संशोधनों पर काम किया है, जो माइक्रोब्स की क्षमता को तेल रिसाव को तोड़ने के लिए बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को तैयार करने के दौरान मैंने विभिन्न प्रासंगिक लेख पढ़े। 2010 के एक लेख में कहा गया था कि प्रकृति में पाए जाने वाले माइक्रोब्स से अधिक प्रभावी कोई कृत्रिम माइक्रोब्स नहीं थे। लेकिन 10 साल से थोड़ा अधिक समय बीत चुका है और चीजें बदल गई हैं। 2022 में शोधकर्ताओं ने बायो प्रोडक्ट्स विकसित किए हैं जिन्हें समुद्र में तेल रिसाव को साफ करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ये बायो प्रोडक्ट्स तेल खाने वाले माइक्रोब्स पर आधारित हैं। ये भी माइक्रोब्स की तरह हाइड्रोकार्बन को तोड़ सकते हैं, जिससे तेल को पर्यावरण से हटाना आसान हो जाता है। बैंकॉक विश्वविद्यालय के नेचुरल साइंसेज फैकल्टी की लैब पहले से ही 3 अलग अलग उत्पादों का उत्पादन कर रही है। मिट्टी के लिए माइक्रोब्स के साथ एक तरल, रेत के लिए माइक्रोब्स के साथ ग्रेन्यूल्स और एक अलग पानी शुद्धिकरण समाधान। ये सुनकर कितना अच्छा लगता है ना?